आज का हमारा टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्विसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। इन्विसेजेस का मतलब होता है सोचना, विचार करना, है ना, उसके खिलाफ एक्शन लेना। ये सारा का मतलब होता है इन्विसेजेस का। अच्छा, अब यहाँ पे ना लिखा हुआ है टॉपिक का नाम अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्विसेजेस टू एन एंड टू प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? जो जन्म से आपको अधिकार मिल रहा है, बाय बर्थ, है ना। आप राजा के घर में पैदा हुए, आपको राजा ही बनना है, ये क्या है? बाय बर्थ उसका क्या है? इस तरीके से उसको अधिकार मिल गया, है ना। तो अब यहाँ पे मिडिल क्लास ये विचार करने जा रहा है, ये सोचने जा रहा है कि किस प्रकार से इस प्रिविलेज को ख़त्म किया जाए। मतलब कि राजा का बेटा राजा के घर में पैदा हुआ तो वो आगे चल के राजा ही बनेगा। इस सिस्टम को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, ये कौन सोचेगा? अब मिडिल क्लास सोचेगा। और ये मिडिल क्लास कौन है भाई? मिडिल क्लास क्या क्लर्जी वाले हैं, नोबिलिटी वाले हैं? नहीं, ये कौन है? थर्ड स्टेट के लोग हैं बेसिकली। हाँ, थर्ड स्टेट का बेसिकली यहाँ पे अब बात होने जा रहा है। ठीक है, मिडिल क्लास का मतलब आपको समझना ही है क्या? थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें हमारे बिजनेसमैन थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, लॉयर थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो सभी के सभी वहाँ पे मिडिल क्लास में आते थे। ठीक है, चले तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर मिडिल क्लास ने यानी कि थर्ड स्टेट के लोगों ने किस प्रकार से इस प्रिविलेजेस को खत्म करने का सोचा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पीजेंट्स एंड वर्कर्स had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। अब देखिए, आपको मालूम है कि राजा का खजाना खाली हो चुका था, उसको भरने के लिए उन्होंने ब्रेड के ऊपर जो टैक्स था या फिर अलग अलग चीज़ों पे जो टैक्स था उनको उन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, अब जरा सोच के बताइए कि ब्रेड का इतना ज़्यादा प्राइस हो चुका था, ये हम लोग पिछले वाला क्लास में देखें, इतना ज़्यादा ब्रेड का प्राइस बढ़ गया था, तो यहाँ पे गुस्सा किसके खिलाफ फूटेगा? राजा के खिलाफ फूटेगा। तो अब जो गरीब लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, वो तो ब्रेड खरीद के खा ही नहीं पा रहे थे। तो अब यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं, यानी कि विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने का मतलब हमेशा लड़ाई पीट नहीं होता है। विद्रोह करने का मतलब होता है कि आपके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आप बोलिएगा उठने के लिए तो हम बैठ के दिखाएंगे, आप बोलिएगा बैठने के लिए तो हम उठ के दिखाएंगे। इस प्रकार का रिवोल्ट का मतलब ये भी होता है कि अपने रूरल के प्रति नारेबाजी करना, है ना, उनको अपने बातों को मनवाने के लिए मजबूर कर देना, इस प्रकार का। तो अब यहाँ पे चूंकि मिडिल क्लास में खास करके पीजेंट्स जो थे, वर्कर्स थे, वो ब्रेड को खरीद के नहीं खा पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया। किसके खिलाफ? इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी के खिलाफ। जो टैक्स उन्होंने बढ़ा रखा था, लुई 16 ने अनाजों पे जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया था, ब्रेड का प्राइस जो उतना महंगा चला गया था, और फूड स्कैरसिटी का मतलब जो भोजन में कमी आ गई थी, जो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने पूरा का पूरा आंदोलन किया। ठीक है, राजा के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी लगाया। आगे देखते हैं क्या हुआ। द मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट earned their wealth through overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles। अब देखिए चूंकि हमारा फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्से में बटा था। थर्ड स्टेट का जो थर्ड स्टेट में हमारे लोग थे उसमें आम आदमी लोग थे, है ना। तो आम थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि थोड़ा ज़्यादा अमीर थे। फॉर एग्जाम्पल बड़े बिजनेसमैन, है ना, ये लोग जो थे ना, ये थोड़ा ज़्यादा अमीर थे। तो इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने ओवरसीज ट्रेड करके कुछ पैसे इन्होंने कमा लिए थे। ओवरसीज ट्रेड करने का मतलब यहाँ पे है कि फ्रांस से दूसरे देशों में अपना सामान भेजना और प्रॉफिट को कमाना। तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे थर्ड स्टेट के, कुछ बिजनेसमैन, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया था। क्या करके? ओवरसीज ट्रेड करके, यानी कि फ्रांस से वो सामान बनाते थे और दूसरे कंट्री में जाके बेचते थे। तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने कमाया था। और वो लोग बनाते क्या थे? बनाते थे वो लोग वुलन और सिल्क के टेक्सटाइल। फ्रांस में बनाते थे और जाके दूसरे जगह पे बेचते थे। तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया था। लेकिन क्या ये पैसा गरीब किसानों ने कमाया था? नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने ही केवल कमाया था। द थर्ड स्टेट ऑल्सो इंक्लूड मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। थर्ड स्टेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन तो थे ही, इसके साथ ही साथ उसमें मर्चेंट लोग भी थे। मर्चेंट का मतलब होता है जो खरीद बिक्री करते हैं, और मर्चेंट का मतलब वो भी होता है जो कि नावों पे भी, बड़े बड़े जहाज़ पे भी काम करते हैं। ठीक है, वो भी होता है। फिर मैन्युफैक्चरर थे, छोटे मोटे सामान को बना के मार्केट में बेचना। लॉयर थे, प्रोफेशनल थे, टीचर्स थे, है ना, ये सब थे। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल का मतलब हो गया कोई पोस्टमैन है, तो कोई पुलिसमैन है, तो कोई अलग अलग पोस्ट पे है। कलेक्टर हो गया, है ना, डीएम, एसपी, ये सब वहाँ पे हुआ करते थे। तो ये सब के सब किस में थे? थर्ड स्टेट में थे। जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट और सेकंड स्टेट में तो दो ही लोग रह सकते हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी
और थर्ड स्टेट सेकंड में नोबिलिटी, और जो बच गया वो तो सारे के सारे थर्ड स्टेट में आएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि थर्ड स्टेट में भी जो सबसे ज़्यादा अमीर था ना वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ओवरसीज ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब देखिए, थर्ड स्टेट में जो कुछ पढ़े लिखे इंसान थे, फॉर एग्जाम्पल बड़े बिजनेसमैन, फॉर एग्जाम्पल टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, बड़े बड़े जो लोग थे, थर्ड स्टेट का बात हो रहा है यहाँ पे, वो लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे। और ऑब्वियस ये बात है, पढ़े लिखे इंसान के आगे में कोई गलत काम होगा तो ऑब्वियस ये बात है वो आवाज़ उठाएगा, है ना। अब इन लोगों का मानना ये था, थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे जो इंसान थे, उनका यह मानना था कि ये जो राजा सिस्टम चला रहा है ना, ये गलत सिस्टम चला रहा है। और वो लोग ये मानते थे कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। उनका ये मानना था कि सोसाइटी में, यानी कि पूरे फ्रांस में, ऐसा अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए कि आपका जन्म राजा के घर में हुआ तो आप राजा ही बनेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये कौन सोच रहे थे? एजुकेटेड लोग, थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोग, ठीक है ना। लेकिन क्या ये चीज़ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग सोच रहे थे? नहीं, उनको तो मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ एंजॉय करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दे बिलीव दैट अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उन लोगों का यह मानना था कि समाज में किस इंसान का कौन सा पोजीशन होगा वो उसके मेरिट पे निर्धारित किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई आदमी टीचर है, ऑब्वियस ही बात है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई आदमी जज है, ऑब्वियस ही बात है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनपढ़, गवार, जाहिल इंसान भी राजा बन जा रहा है, राजा का फैमिली में है तो, है ना। इसी चीज़ों के वो लोग खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सोच बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल अच्छा सोच था। उन लोगों का ये मानना बिल्कुल सही था कि भाई तुम्हारा जन्म राजा के घर में हुआ ठीक है, लेकिन तुम ही राजा बनोगे ऐसा कंपलसरी क्यों है ना। वो बनेगा जो सक्षम है, जो ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, जिसको देश दुनिया के बारे में समझ है ना। ये उन लोगों का मानना था। किनका? थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोगों का। ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव दैट द सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और उन लोगों का ये भी मानना था कि जो हमारा सोसाइटी होना चाहिए उसमें फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब यह है कि जो आदमी करना चाहे वो कर सकता है। इक्वल लॉज, हर किसी के लिए नियम एक होना चाहिए। लेकिन फ्रांस पे उस समय पे 3 नियम था। क्लर्जी वालों के लिए अलग नियम, नोबिलिटी वालों के लिए अलग नियम, और थर्ड स्टेट के लोगों के लिए अलग नियम। तो ये सब चाहते थे कि नहीं, नियम होना चाहिए तो बिल्कुल सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, और वो लोग चाहते थे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, जो मौका है वो सबको मिलना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही केवल राजा बनेगा, एक गरीब इंसान का बेटा भी राजा बन सकता है यदि उसके अंदर काबिलियत है तो, है ना। ये उन लोगों का मानना था। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है बताइए? बिल्कुल सही है इन लोगों का सोचना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे ना, अब देखिए, इतना जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस प्रकार से मिडिल क्लास के लोग, यानी कि थर्ड स्टेट के लोग, किस प्रकार से अपने अपने विचारों को डेवलप कर रहे हैं, किस प्रकार से वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन इस सोच को और ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया गया फिलोसफर के द्वारा। अब आपको मालूम है कि हर एक कंट्री में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, जो कि पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, जिनको कि मालूम है ऐसे चलेंगे तो अच्छे रास्ते पे जाएंगे, है ना। तो अब इन लोगों के विचार को जो आगे पुश करने में जिन्होंने मदद किया वो थे हमारे फ्रांस के बड़े बड़े फिलोसफर, है ना। और फिलोसफर कौन लोग होते हैं? वो लोग जो कि किसी एक या फिर एक से ज़्यादा विषय पे ज़्यादा अच्छा पकड़ रखते हैं, है ना, वो लोग। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फिलोसफर के बारे में और ये जानते हैं कि आखिर किस फिलोसफर ने कौन सा आइडिया दिया कि थर्ड स्टेट के लोग और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि भारत में, सपोज कीजिए, बस एग्जांपल के तौर पे आप इसको लीजिएगा, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पेट्रोल का दाम कर दिया 1000 रुपये लीटर, सपोज कीजिएगा, ठीक है ना। और हम पटना वाले क्या करने लगे? प्रोटेस्ट करने लगे, मुर्दाबाद 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 लगाने लगे। लेकिन पता नहीं है कि क्यों 1000 रुपये लीटर किया गया, बस झूठ मूठ का मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगा रहे हैं। लेकिन वहीं यदि 10 ऐसा आदमी आ जाए पढ़ा लिखा जो हमको बता दे कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हारा बात जल्दी सुना जाएगा, तो बताइए हमारे
अंदर और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको लगेगा कि भाई हम प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, क्यों ना और अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। और ये बताएगा कौन हमको? वो बताएगा जो कि इसके बारे में समझ रखता है, जो इसके बारे में नॉलेज रखता है। तो यहीं पे आपका रोल है किसका? फिलोसफर्स का। तो फिलोसफर्स क्या करते हैं बेसिकली? ये देखते हैं कि थर्ड स्टेट के लोगों का जो गुस्सा है ना, वो धीरे धीरे अब ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि क्यों ना इस गुस्से को और बड़े लेवल पे लेकर जाया जाए और इसको मदद किया जाए कि तुम इस तरीके से बोलो। तो यहाँ पे फिलोसफर का रोल आपके सामने अब आएगा। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आग में घी डालने का जो काम किया वो किसने किया? फिलोसफर ने किया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हो, तुमको लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं मालूम है, वो हम बताएंगे, बाकी तुम लोग आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रोल ऑफ फिलोसफर। पहला यहाँ पे फिलोसफर हमारे सामने आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ उनके बारे में, इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। अब देखिए जॉन लॉक जी का एक किताब है, उस किताब का नाम है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उस किताब में उन्होंने ही अपना लिखा है किताब, उस किताब में इन्होंने ये साफ कहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इन्होंने अपने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किताब में इन्होंने ये लिखा है कि देखो भाई, जो आदमी राजा के घर में पैदा हुआ वो राजा नहीं बनना चाहिए, यदि बन भी रहा है तो उसके अंदर राजा होने का पूरा गुण होना चाहिए। ये इन्होंने कहा, जो कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पहला फिलोसफर है। और जब इन्होंने अपना ये थॉट दिया ना, तो लोगों को लगा कि भाई इतना महान आदमी हमको बोल रहा है तो सही ही बोल रहा है। तो उन लोगों को प्रोटेस्ट करने का मौका और ज़्यादा मिल गया। कहा कि नहीं, हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गलत तरीका था, अब हम लोग एकदम तर्क के साथ बोलेंगे, एविडेंस के साथ बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जॉन लॉक ने ये कहा अपने बुक में कि देखो देखो साफ लिखा हुआ है, लॉक इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मतलब कि जन्म से ही जो आपको अधिकार मिल जा रहा है वो आपको नहीं मिलना चाहिए, ये कहा जॉन लॉक ने। उसके बाद है हमारा दूसरा फिलोसफर जैन जैक्स रोसियो। इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। जैन जैक्स रोसियो, इसको हम लोग शॉर्ट में कभी केवल रोसियो भी कह सकते हैं। रोसियो सेड दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इनका भी कहना बहुत हद तक क्या पूरा सही है। इन्होंने ये कहा कि हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, वो एक तरीके से लोगों के बीच में और जो हमारे रूलर हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कागज़ पे लिखा पड़ी, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा लीडर है, वो जनता के पास जाएगा, उससे वो हाथ जोड़ेगा, प्रॉमिस करेगा और उससे वोट मांगेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, आज जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ पे भी आज वोटिंग सिस्टम है, वहाँ पे जॉन जैक रोसियो का ही आइडिया चल रहा है। इन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो रूलर होना चाहिए वो हम लोग चुनेंगे तब वो बने। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, रोसियो सेड दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is based on social contract between people and their रिप्रेजेंटेटिव। लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कि सिस्टम का बात कर रहा है ये, वोटिंग सिस्टम का, कि लोग वोट देंगे तो फिर वो अपना रूल करेगा, है ना। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो इनका भी कहना सही था। लेकिन अभी तक फिलहाल फ्रांस में क्या हो रहा था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये जो कह रहे हैं ये भी बात सही है ना। तो उनको और एनर्जी मिल गया राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने का। तो ये हो गया हमारा दूसरा फिलोसफर। तीसरा फिलोसफर थे हमारे मोंटेस्क्यू। तीसरे फिलोसफर्स हमारे ये हैं। इन्होंने क्या कहा है, देखिए, इन हिज द स्पिरिट ऑफ द लॉज मोंटेस्क्यू सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। और ये सिस्टम तो लगभग आज हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉलो करता है। मोंटेस्क्यू ने कहा कि देखो भाई, अभी फ़िलहाल फ्रांस में जो सारा पावर है ना, वो राजा के हाथ में ही है। राजा ही नियम बनाता है, राजा ही पालन करवाता है, राजा खुद सजा दे देता है। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए 3 हिस्सों में बटा हुआ।
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जो कि इंडिया में ही सिस्टम है और आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, लेजिस्लेटिव में कौन कौन लोग आते हैं? वो लोग जो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन लोग आते हैं? जो उसका पालन करवाते हैं। और जुडिशियरी में वो लोग आते हैं जो पालन ना करने पे जो सज़ा देते हैं वो लोग। फॉर एग्जांपल हमारा कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी हैं वो सब आते हैं। और याद रखिएगा कि मॉन्टेस्क्यू का जो ये मॉडल था, इनका जो ये विचार था, ये लगभग मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री में आज भी ये चल रहा है। उसका एग्जाम्पल हमारा खुद एक इंडिया है। इंडिया में पावर जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो अब ज़रा सोच के बताइए कि यहाँ पे एक तरीके से लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा के खिलाफ, इनको अब और ज़्यादा पावर मिल गया। इनको लगा कि भाई ये 3 महान महान पढ़े लिखे इंसान हमको बता रहे हैं, तो गलत तो बता नहीं रहे होंगे, तो उनको और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने का मौका मिल गया। याद रखिएगा कि 3 फिलोसफर्स थे उस समय पे हमारे। पहला जॉन लॉक, और दूसरा जीन जैक्स रोशियो, इसको शॉर्ट में आप रोशियो भी कह सकते हैं, और तीसरा आपका है मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों ने क्या कहा था इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग थोड़ा सा और। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वेयर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलून्स, कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर्स। अब इन सारे के सारे फिलोसफर्स का जो आइडिया था ना, इनको लोग डिस्कस करने लगे, वो भी बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पे कि ज़्यादा भीड़ जुड़ता है। फॉर एग्जांपल सलून में, है ना, चाय की टपड़ी पे, है ना, फिर से बस स्टैंड में, रेलवे स्टैंड पे, इन सारे चीज़ों पे जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे इन सारे आइडिया को डिस्कस किया जाने लगा कि भाई उन्होंने ऐसा कहा तो बिल्कुल सही कहा होगा, और जैसा घटना वहाँ पे घट रहा था तो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका और मिल गया लोगों को। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या इन तीनों फिलोसफर्स ने जो कहा है, क्या इसमें कुछ आपको बात गलत नज़र आया? बिल्कुल गलत नज़र नहीं आया, है ना। और फिलोसफर का काम ही होता है समाज में होने वाले बुरे चीज़ों के खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर देना। ठीक है, ताकि लोग उसके बारे में सोचे, विचारे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे फिलोसफर्स के जो आइडिया थे, इनको बड़े बड़े लेवल पे डिस्कस किया जाने लगा कि भाई ऐसा है वैसा है ना, इस प्रकार से। उसके बाद द आइडियाज ऑफ द, अच्छा हाँ, न्यूज़पेपर में भी छापा गया इनके आइडिया को, बुक भी छापा गया इनके आइडियाज़ के बारे में बुक भी छापे गए, तो लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना, है ना। आगे द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वेर रीड अलाउड इन ग्रोव्स फॉर द पर्सन हु कुड नॉट रीड एंड राइट। यहाँ तक ऐसा कहा किया गया कि जो लोग नहीं पढ़ सकते थे या फिर जो नहीं लिख सकते थे, उनके बीच में पढ़े लिखे इंसान जाते थे और इनके आइडियाज़ को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि ताकि लोग नहीं पढ़ते हैं, सॉरी नहीं पढ़ना जानते हैं, नहीं लिखना जानते हैं, तो कम से कम सुन के वो समझ सके। ठीक है ना। आगे उसके बाद व्हेन लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, दिस जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे मिडिल क्लास लोग यानी कि थर्ड स्टेट के लोग इतना ज़्यादा जागरूक हो चुके थे, इतना ज़्यादा जागरूक हो चुके थे कि ये अपने हक का लड़ाई खुद लड़ सकते थे। अब जब दूसरी बार लुइस 16 ने टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा, पहला तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, इससे भी इनका खजाना नहीं बढ़ रहा था, तो दूसरी बार इन्होंने जब टैक्स लागू किया तो थर्ड स्टेट के लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट किया, कहा कि नहीं, अब हम पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं, अब हम और ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे, यानी कि हम आपके बातों को और ज़्यादा नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अब आपको मालूम चला कि किस प्रकार से जो हमारा प्रिविलेज था, यानी कि जन्म से जो अधिकार मिलता है उसको ख़त्म करने के लिए किस प्रकार से शुरुआत किया गया मिडिल क्लास के द्वारा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल था वो था फिलोसफर्स का, क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, अपने हक की लड़ाई को लड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हर एक चीज़ों को नोट्स में आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे नोट्स करते रहिएगा आप लोग भी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, सेकेंड टॉपिक है आपका दी आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, है ना। ये आपका मेन टॉपिक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।